मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर चर्चा करते हैं। पिछले दिनों ब्रिटिश संविधान का विकास और ब्रिटिश क्राउन के विषय में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और इसी कड़ी में आगे चलते हैं। ब्रिटिश कार्यपालिका का वास्तविक प्रकार मंत्रिमंडल, ब्रिटिश कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है किसी वस्तु का आंतरिक भाग, उसको कैबिनेट बोलते हैं। जैसे बॉक्स है, उस बॉक्स का आंतरिक भाग, विशेष करके इस संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि जो महिलाएं श्रृंगार बॉक्स खरीदती हैं, मेकअप बॉक्स खरीदती हैं, उसका अंदर कितना बढ़िया बनाता है बनाने वाला, तो उससे महिलाएं आकर्षित होती हैं। जो किसी चीज का आंतरिक भाग जो होता है, असली भाग, उसको कैबिनेट बोलते हैं। और कैबिनेट का हिंदी शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मंत्र से मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्री होता है। तो मंत्री का मतलब होता है जो मंत्र देता है वह मंत्री है। मंत्र का मतलब गोपनीय सलाह, उसे मंत्र कहते हैं राजनीति की भाषा। धार्मिक भाषा में मंत्र और श्लोक, स्तुति बोल सकते हैं, लेकिन मंत्र का राजनीतिक अर्थ होता है गोपनीय सलाह, परामर्श। राज्य कार्य को संचालित करने के लिए जो सलाह देता है वह मंत्री कहलाता है। यह सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में चर्चा करें। ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में मुनरो कहता है कि मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए उन राजनीतिक परामर्शदाताओं की सभा को कहा जाता है। ब्रिटिश क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए राजनीतिक परामर्शदाताओं की उस संस्था को कहा जाता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में, प्रथम सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। तो इसमें तीन चीजें हो गई, चार चीजें हो गई। एक, क्राउन के नाम पर नियुक्ति। दूसरा, प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक नियुक्ति। तीसरा, राजनीतिक परामर्शदाताओं की संस्था। और चौथा, जिसे कॉमन सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। ये चार विशेषताएं मंत्रिमंडल की ये न्यूनतम आवश्यकता है। किसी भी देश में देख लीजिए, जहां इंग्लैंड में क्राउन का पद है, जिसे क्राउन कहा जाता है, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल का नाम आता है, तो वहां पर उसके अनुसार काम करता है। लेकिन ये चार चीजों का होना सर्वाधिक आवश्यक है। देखें मंत्रिमंडल का विकास, इसकी चर्चा ब्रिटिश संविधान के विकास के संदर्भ में हो चुकी है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में देखें। विकास होता है मैग्नम कॉन्सिलियम से। इसके पहले, सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल में ब्रिटेन लागू था। उसके बाद अग्रणी नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना हुई। मैग्नम कॉन्सिलियम के सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करता था। यह मैग्नम कॉन्सिलियम सम्राट को उसके राजकाज में सहायता देती थी, परामर्श देती थी। लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण सम्राट को उससे परामर्श लेने में तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी। तो उस मैग्नम कॉन्सिलियम से क्यूरिया रेजिस निकला। क्यूरिया रेजिस के दो काम निर्धारित किए गए, एक था न्यायिक कार्य, दूसरा था प्रशासनिक कार्य। जो प्रशासनिक काम करता था उस क्यूरिया रेजिस को फिर अलग किया गया, वहां से प्रीवी काउंसिल बनी। और प्रीवी काउंसिल से आगे चल करके कबाल और कैबिनेट। चार्ल्स द्वितीय को कैबिनेट का जन्मदाता माना जाता है, जो कि चार्ल्स द्वितीय अपने महल के अंदर वाले कमरे में बैठकर अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था। अंदर वाले भागों को कैबिनेट कहते हैं। तो जब चार्ल्स द्वितीय अंदर वाले कमरे में बैठकर, महल के अंदर वाले कमरे में बैठकर परामर्श लेता था, तो यह कहा गया कि सम्राट अभी कैबिनेट में है। वहां से कैबिनेट शब्द का उपयोग शुरू हुआ। तो चार्ल्स द्वितीय के समय में कबाल था, क्योंकि
जिन 5 मंत्रियों से चार्जशीट की सलाह लेता था, उन 5 मंत्रियों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर के कबाल या CABAL बना। C क्लीफोर्ड, A एस्ले, B बकिंघम, A आर्लिंगटन, L लेंडरडेल। ये 5 व्यक्तियों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर के कबाल बनाया गया और इस कबाल से आगे चलकर फिर कैबिनेट का विकास हुआ। शुरुआती दौर में कैबिनेट में सभी सदस्य जो मंत्री होते थे सम्राट के नेतृत्व में सब काम करते थे। आगे चल करके जब विलियम तृतीय और महारानी एन की मृत्यु के बाद हैनोवर वंश का शासन शुरू हुआ तो जॉर्ज प्रथम और द्वितीय को अंग्रेजी नहीं आती थी। उनकी ब्रिटिश राजनीति में कोई दिलचस्पी भी नहीं। परिणाम स्वरूप उन्होंने सर रॉबर्ट वालपॉल को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, उसकी अध्यक्षता करे, वहां पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करके निर्णय के बारे में सम्राट को सूचित करे। तो वालपॉल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता था, बैठकों की अध्यक्षता करता था और वहां पर विभिन्न विषयों पर निर्णय लेता था। निर्णय लेकर के आकर के सम्राट को बताता था। इस प्रकार से सर रॉबर्ट वालपॉल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री बन गया। सम्राट को वह पूरी जानकारी देता था निर्णय के बारे में। उस निर्णय के बारे में यदि सम्राट को कोई परेशानी होती थी या सम्राट मान लीजिए असहमत होता था तो सम्राट वालपॉल को कह करके मंत्रिमंडल पर उस पर पुनर्विचार करवाता था। इसके अलावा सम्राट को शासन प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी की आवश्यकता पड़ती थी तो वालपॉल के माध्यम से वह जानकारी प्राप्त करने लगा और ये धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल की इस प्रकार से परंपराएं बनने लगी कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल बैठक प्रधानमंत्री बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, प्रधानमंत्री सम्राट को जाकर के परामर्श देगा, सम्राट के परामर्श से सहमत न हो तो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। सम्राट को किसी प्रकार की जानकारी की यदि आवश्यकता पड़े तो वह प्रधानमंत्री के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी परंपराएं बने और इन सभी परंपराओं को धीरे धीरे करके दुनिया के सभी संसदीय देशों ने स्वीकार किया। ये मंत्रिमंडल के विकास की कहानी। पहले मंत्रिमंडल में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को लिया जाता था, लेकिन होता यह था कि जब विभिन्न दलों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं, विभिन्न हितों के प्रतिनिधि वहां पर मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं तो उनके विचारों में एक दूसरे के विचारों में विरोध उत्पन्न होता था और राजनीतिक विरोध तो जानते ही। तो प्रधानमंत्री को काम करने में असुविधा होने लगी कि एक की बात को दूसरा खंडित कर देता था, दूसरे की बात को तीसरा खंडन कर देता था, चौथी की बात आपस में एक दूसरे की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक किसी विषय पर निर्णय कैसे लिया जा सकता है। तो यह सोचा गया कि यदि मंत्रिमंडल में एक ही दल के लोग हों तो मंत्रिमंडल को निर्णय लेने में सुविधा होगी और इस प्रकार से राजनीतिक सजातीयता की नींव बनी कि मंत्रिमंडल में एक ही दल के लोग होने चाहिए, एक ही दल के सदस्य होने चाहिए। लंबे समय तक मंत्रिमंडल परंपराओं पर आधारित था। आगे चल करके 1937 में मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट बनाया गया, मतलब क्राउन के मंत्री अधिनियम 1937 बनाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत मंत्रिमंडल को कानूनी मान्यता मिली और इस प्रकार से मंत्रिमंडल संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आया। देखें विशेषताएं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताएं। सबसे पहले संवैधानिक प्रधान, ये सब चीजों का विवरण पिछले व्याख्यान में आ चुका है, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल का हम अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसका संक्षिप्त में एक निवेदन हो जाए। तो पहला है संवैधानिक प्रधान, सम्राट नाम मात्र का शासक होगा। उसके पास वैधानिक कानून रूप से पूरी शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल उसका प्रयोग करता है। मंत्री सम्राट संवैधानिक प्रमुख है, रबर स्टाम्प है, वह राज्य करता है, शासन नहीं करता है। दूसरा है मंत्रिमंडल वास्तविक होता है। मंत्रिमंडल
के हाथ में शक्तियां नहीं होती। मंत्रिमंडल सम्राट की शक्तियों का प्रयोग करता है, सम्राट के नाम से करता है, लेकिन मंत्रिमंडल वास्तविक निर्णय लेता है। निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिमंडल को होता है, सम्राट को नहीं। तो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, उस निर्णय को प्रस्ताव या आदेश बना करके सम्राट के सामने रखता है। सम्राट उस आदेश पर जिसमें मंत्री का हस्ताक्षर होता है, ऑलरेडी रहता है, उस पर सम्राट अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और वह आदेश सम्राट के नाम से लागू हो जाता है। उसे कहते हैं सम्राट ने ऐसा आदेश जारी किया, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। इसका मतलब क्या होगा? एक मंत्री की गलती से पूरा मंत्रिमंडल भंग हो सकता है। मान लीजिए किसी मंत्री ने बहुत बड़ा अपराध किया, संसद में आलोचना होने लगी और इतनी ज्यादा आलोचना होने लगी कि उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। मान लीजिए तो एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिए कहा गया वे एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। इसको नहाने के संदर्भ में एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। मान लीजिए सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य नहाने गए, एक मंत्री मान लीजिए डूबने लगा, तो बाकी मंत्री किनारे खड़े होकर के ताली नहीं बजाते, मर रहा है, डूब रहा है, नहीं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल नदी में, पानी में कूद जाता है और उस मंत्री को बचाने की भरसक कोशिश करता है। लेकिन मान लीजिए प्रधानमंत्री सोचता है कि उस एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरा मंत्रिमंडल, पूरा सभी मंत्री डूब सकते हैं, मैं भी डूब सकता हूं। तो वह क्या करता है, आगे बढ़कर के उसको पूरा डुबा देता है, बाकी मंत्री वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई मंत्री ऐसा अपराध करता है, ऐसी गलती करता है कि संसद में और संसद के बाहर, मतलब देश में किसी मंत्री की कटु से कटुतर आलोचना हो रही है, उसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद में उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मंत्री अकेले नहीं रहता, उसको सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उसको बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सोचता है कि यदि उस एक व्यक्ति को बचाने लगूं तो मेरा पूरा मंत्रिमंडल बदनाम हो सकता है। तो वह क्या करता है, प्रधानमंत्री उस मंत्री से त्याग पत्र ले लेता है और बाकी मंत्रिमंडल बच जाता है। ये उसका अर्थ है। एक छोटा सा उदाहरण और लीजिएगा। 1962 में जब भारत की युद्ध हुआ था तो पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री पर डाली गई, प्रधानमंत्री नेहरू पर नहीं। पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री पर, कृष्ण मेनन पर डाली गई। और जब देखा नेहरू जी ने कि पूरे देश में नेहरू जी की आलोचना हो रही है, सोचिए कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, 1962 में चीन युद्ध के पहले तक भारत में मंत्रिमंडल के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश ही नहीं किया गया था 2 कार्यकाल तक। इस चीन युद्ध के संदर्भ में नेहरू मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, भले वो अस्वीकृत हो गया, रद्द हो गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कृष्ण मेनन को यहाँ पर बलि का बकरा बनाया गया और कृष्ण मेनन से त्याग पत्र लेकर के पूरा नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल सहित सुरक्षित रह गए। तो प्रत्येक मंत्री उत्तरदायी होता है, इसके प्रति सबसे पहले क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि क्राउन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्त करने वाली सत्ता है। वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। वह अपने विभागीय कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक विभाग के मुखिया होते हैं,
उसके ऊपर प्रधानमंत्री, फिर उसके ऊपर क्राउन होता है। तो प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके प्रति संसद के प्रति, संसद में उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, सरकार के उसके कार्यों की आलोचना की जा सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, तमाम प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा मंत्रिमंडल को नियंत्रित किया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स मंत्रिमंडल को अबरदस्त कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक मंत्री क्रमों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, एक दूसरे के प्रति और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रति उत्तरदायी। फिर है राजनीतिक सजातीयता। अभी इसकी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले। राजनीतिक सजातीयता का मतलब सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। वैसे संयुक्त मंत्रिमंडल मतलब अनेक दलों के सदस्यों को मिलाकर के जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसको संयुक्त मंत्रिमंडल कहते हैं। लेकिन प्रायः राजनीतिक सजातीयता मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच होती है, मतलब एक ही राजनीतिक दल के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर है एकता। एकता बहुत महत्वपूर्ण है। किस चीज की एकता? विचारों में एकता, कार्य में एकता। मतलब मान लीजिए मंत्रिमंडल ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया, निर्णय लेने के बाद कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। यदि आलोचना करता है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रत्येक मंत्री उस निर्णय से अपनी सहमति रखेगा, बनाए रखेगा। वह ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस नीति का विरोध करता हूं, सरकार में रहूंगा। नो। इसलिए मैकडोनाल्ड बड़ी मजे की बात कहता है। मैकडोनाल्ड कहता है महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, महत्व तो इस बात का है कि हम एक ही बात कहते हैं। मतलब प्रत्येक मंत्री मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल पर सरकार सरकारी निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकता, उसका समर्थन करने के लिए बाध्य होता है। और यदि मान लीजिए कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी फैसले से सहमत नहीं है, वह चुपचाप अपना त्याग पत्र दे देते। फिर है गोपनीयता। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह दो प्रकार की शपथ लेता है। एक पद से संबंधित दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, ये पद से संबंधित शपथ होगी। दूसरी गोपनीयता की शपथ लेता है कि मैं मंत्रिमंडल के निर्णयों की गोपनीयता बनाए रखूंगा, उसके निर्णय को मैं जनता को नहीं बताऊंगा। यदि मान लीजिए उसने बता दिया तो उसको न केवल त्याग पत्र देना पड़ेगा, अब तो उसके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही भी की जा सकती है। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समझिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल एक टीम की भांति काम करता है। समझिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक टीम की भांति होते हैं और प्रधानमंत्री उसका कैप्टन होता है, कप्तान होता है। ये है ब्रिटिश मंत्रिमंडल की पद्धति की विशेषता है। आप आगे देखें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था होती है जिसमें 3-4 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सबसे ऊपर में होता है, उसके नीचे मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने मंत्रिमंडल के सदस्य एक एक विभाग के राजनीतिक मुखिया होते हैं। जैसे किसी को रेल मंत्री बनाया तो रेल विभाग का मुखिया होगा, कोई गृह मंत्री है तो गृह विभाग का मुखिया होगा, जैसे वित्त मंत्री तो वित्त विभाग का मुखिया। तो प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर एक एक विभाग का राजनीतिक मुखिया होगा और इस मंत्रिमंडल की प्रत्येक सप्ताह में या जब भी आवश्यकता पड़े बैठक होती है। यह मंत्रिमंडल देश का वास्तविक शासक होता है। यह मंत्रिमंडल देश के शासन का संचालन करता है।
यह मंत्रिमंडल देश की आंतरिक नीति और बाह्य नीति, बाह्य मतलब विदेश नीति का निर्धारण करता है। कहना चाहिए यही मंत्रिमंडल देश को चलाता है। इसकी जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाकर के हर विषय पर निर्णय लेता है। कुछ भी काम करना हुआ, कुछ भी निर्णय लेना हुआ, मंत्रिमंडल की स्वीकृति जाए, मतलब मंत्रिमंडल का सदस्य ही मिलकर के सभी विषयों पर निर्णय लेते हैं। अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल का होता है। उस निर्णय को प्रधानमंत्री फिर जाकर के सम्राट को बताता है, सम्राट उस आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है। ये मंत्रिमंडल है। उसके नीचे उपमंत्री होते हैं, मतलब नए लोगों को उपमंत्री बनाया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन रहकर के काम करते हैं। फिर अगले क्रम में संसदीय सचिव होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को सहायता करते हैं। इस प्रकार से मंत्री परिषद एक बृहद संस्था होती है, मंत्रिमंडल एक छोटी सी संस्था होती है। असली सार मंत्रिमंडल होता है और फिर उसमें मुखिया प्रधानमंत्री। पूरे मंत्री परिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। मंत्रिमंडल की बैठक समय समय पर होती है, क्योंकि मंत्री परिषद में प्रायः 50-60 मंत्री होते हैं। इन सभी को बिठा करके आप किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 15-20 के आसपास होती है और इन 15-20 लोगों को मिला करके वो प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। तो मंत्री परिषद छोटी संस्था है, मंत्रिमंडल बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल एक छोटा सा संगठन होता है। फिर है प्रकार, मंत्रिमंडल के प्रकार। कितने प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं? एक होता है पहला छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। भारत में इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। आपने गिद्ध पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त किया हो। गिद्ध चाहे मीलों ऊंचाई पर उड़ता रहे, उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक मांस के टुकड़े पर रहती है, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बहुत तेज होती है। मीलों मीलों, एक दो मील नहीं, मीलों वो देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तो मांस के टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी रहती है। इसी प्रकार से संसद में मान लीजिए कोई एक दल की सरकार पहले बनी थी, पिछले चुनाव में उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बना करके एक दल को सरकार बनाने का अवसर मिला था। अभी के हाउस ऑफ कॉमन्स में, अभी के समय में उस निर्वाचन में पिछला प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल हार गया, एक दूसरे दल की सरकार बनी। तो यह वर्तमान समय में वो विरोधी दल में आ गया। तो यह विरोधी दल इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि वर्तमान सरकार मतलब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए ताकि हमको सरकार बनाने का मौका मिले। तो वह पूरी तैयारी में रहता है कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और उस प्रधानमंत्री के साथ मतलब कि मान लीजिए वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्राउन फिर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने नियुक्त करेगा, विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो विरोधी दल का नेता कौन होगा, वह किन किन को मंत्री बनाएगा, पहले से हवाई सोच लिए रहते हैं। और उस सोच करके आप सोचते हुए वे इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए ताकि हमको मंत्रिमंडल या सरकार बनाने का मौका मिले। तो यह जो मंत्रिमंडल हवाई बनता है इसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। भारत के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री प्रतीक्षा इन वेटिंग। दूसरा है संयुक्त मंत्रिमंडल। मान लीजिए किसी निर्वाचन में एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत का मतलब 100 में 51, इसको कहते हैं निरपेक्ष बहुमत या स्पष्ट बहुमत। 100 में 51। मान लीजिए किसी निर्वाचन में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया तो सरकार तो बनानी पड़ेगी निर्वाचन के बाद। तो बड़ा दल जो होता है वह अन्य दलों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है।
तो अन्य दल आपको समर्थन क्यों देंगे? आप उनके भी लोगों को मंत्री बनाइए। तो जहां पर जिस मंत्रिमंडल में कुछ या अनेक दलों के सदस्य होते हैं, कुछ या अनेक दलों के सदस्य होते हैं, उसको संयुक्त मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसमें वो 24 दलों को मिला करके वो सरकार बनी थी, जिसमें से कई दलों के लोगों को मंत्री पद दिया गया था। उसको संयुक्त मंत्रिमंडल कहते हैं। और भारत में रिकॉर्ड है, अभी तक जितने भी संयुक्त मंत्रिमंडल बने, चाहे 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार हो, उसके बाद चरण सिंह की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, देवेगौड़ा की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, जितने भी सरकारें संयुक्त मंत्रिमंडल की बनी, उसमें केवल एक संयुक्त मंत्रिमंडल की सरकार पूरे 5 साल तक चली और उसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को दिया जाता है। केवल एक सरकार। फिर है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध या आपातकाल में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। इंग्लैंड प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से गुजर चुका है, तो ऐसे इमरजेंसी में तत्काल निर्णय लेने के लिए 2-3 मंत्रियों को मिलाकर प्रधानमंत्री एक युद्ध मंत्रिमंडल बनाता है, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ यह मंत्रिमंडल भी खत्म हो जाता है। और आखिरी है रसोई मंत्रिमंडल। बड़ी मजे की बात है, एक बार एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा में पूछा गया था कि रसोई मंत्रिमंडल के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो एक परीक्षार्थी ने लिखा था, रसोई मंत्रिमंडल वह है जो प्रधानमंत्री की रसोई की व्यवस्था करता है, उसको कौन सा भोजन दिया जाए, कितने कैलोरी मिलनी चाहिए, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा नहीं। राजनीति में रसोई मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि मंत्रियों का वह समूह जो प्रधानमंत्री का सर्वाधिक विश्वस्त और निकटस्थ। मान लीजिए प्रधानमंत्री के कैबिनेट में 20 सदस्य हैं, तो प्रधानमंत्री को किसी विषय पर निर्णय यदि लेना है तो पूरे 20 लोगों को बुला करके मीटिंग में उस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता। तो फिर वो क्या करता है, वो कोई भी समस्या आ जाए तो अपने उन निकटस्थ 2 या 3 लोगों से पहले चर्चा करता है। तो जिन निकटस्थ लोगों से वह चर्चा करता, भरोसे के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा भरोसे के लोग होते हैं, उन मंत्रियों को रसोई मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, यह केवल बोलचाल की भाषा में कहा जाता है रसोई मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री के सर्वाधिक विश्वस्त और भरोसेमंद लोगों का समूह, इनकी संख्या 2, 3, 4 से ज्यादा नहीं होती। ये मंत्रिमंडल का संगठन। कॉमन सभा का कार्यकाल, हाउस ऑफ कॉमन्स, संसद का, ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। हाउस ऑफ कॉमन्स का निर्वाचन होने के बाद जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, उस दल का नेता, वह बहुमत दल अपने नेता का निर्वाचन करता है, और फिर वह नेता, उस नेता का नाम सम्राट के पास भेजा जाता है उस बहुमत दल के द्वारा। सम्राट उस व्यक्ति को, उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, और फिर प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों को मिला करके, अपने दल के प्रमुख सदस्यों को लेकर के मंत्रिमंडल और फिर मंत्री परिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वह देखता है कि दल के प्रमुख सदस्य और उसके विश्वस्त सदस्य मंत्रिमंडल में ले लिए गए, उनको महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया। दल के जो प्रमुख और भी दूसरे तीसरे दर्जे के जो सदस्य हैं और जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनको फिर मंत्री परिषद का सदस्य बना करके कैबिनेट मंत्री की अधीन रखता है। वह क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखता है। मतलब पूरे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जहां जहां से विभिन्न सदस्य निर्वाचित हुए हैं, सभी क्षेत्रों से मंत्री आए
वह कोशिश में रहता है। वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी 2 या 3 लोगों को मंत्री बनाता है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी उसको काम पड़ता है। पूरा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए वह अपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। इसके बारे में प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है। आगे देखें मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां। सबसे पहले नीति निर्धारण। देश की आंतरिक नीति कैसे होगी, देश का शासन कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, और हमारे देश का दूसरे देशों के साथ संबंध क्या होगा। आंतरिक नीति, विदेश नीति दोनों का निर्धारण करने का काम मंत्रिमंडल का होता है। मतलब मंत्रिमंडल की इच्छा पूरे देश में लागू होती है। यही मंत्री वस्तुतः राजा होते हैं। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी समिति। कार्यपालिका का सबसे बड़ा कार्य है कानूनों का क्रियान्वयन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके बारे में प्रशासन का संचालन करना कार्यपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस देश की कार्यपालिका जितनी सक्षम होगी उस देश का प्रशासन उतना बढ़िया होगा। अभी हमारे देश में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, इन सब के पीछे प्रशासनिक लापरवाही है, कार्यपालिका की लापरवाही। कानून का खुले आम उल्लंघन होता है, कार्यपालिका चुपचाप देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका को शरीर में मस्तिष्क का दर्जा दिया जाता है और मुख को या कार्यपालिका को मुख कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। और मुख की भूमिका क्या है? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को पी, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित भी। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तो हमारे देश में जो भी प्रशासनिक अव्यवस्था है उसके पीछे कार्यपालिका की लचर व्यवस्था है। ये कार्यपालिका की सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में। तीसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों के अंतर्गत संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठकों में पूरा कार्यक्रम तय करना, किन किन से विधेयकों को पेश किया जाएगा, किन किन विधेयकों पर चर्चा होगी, किन विषय पर कानून बनाया जाएगा, तमाम प्रकार की बातें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों का मनोनयन की आवश्यकता पड़ेगी। संसद की बैठक कब तक चले, कब उसको स्थगित किया जाए, ये तमाम। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करने का परामर्श देगा। फिर संसद है तो संसद के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, तो संसद में मंत्रिमंडल इस जवाबदेही को पूरा करेगा। मतलब संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार के कार्य की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव पेश करके मंत्रिमंडल को संसद नियंत्रित करती है, हाउस ऑफ कॉमन्स नियंत्रित करती है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। तो मतलब यह है कि मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और वह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन जितनी अच्छी तरह से करता है उसकी लाइफ उतनी स्थिर हो जाती है। फिर है वित्तीय शक्तियां। बजट के मामले में मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा होता है। मंत्रिमंडल का वित्त विभाग या वित्त मंत्री बजट बनाता है। बजट बना करके मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा होती है, अंतिम रूप दिया जाता है, उसको फिर संसद में पेश करते हैं, संसद में उस पर चर्चा होती है, संसद उसको पारित करती है। यदि संसद ने बजट पास नहीं किया तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स या प्रथम सदन में यदि कोई मंत्री कोई प्रस्ताव पेश करता है, कोई विधेयक पेश करता है या कुछ भी प्रस्तुत किया उसने, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होना अनिवार्य है। यदि पारित नहीं हुआ तो पारित होना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि मंत्रिमंडल का बहुमत होता है, स्पष्ट बहुमत होता है।
तो पारित होना अनिवार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल के पास बहुमत है। मंत्रिमंडल जो पेश करेगा बहुमत है उसका समर्थन करेगा, और यदि मंत्रिमंडल ने पेश किया और वह बहुमत से पास नहीं हुआ तो क्या मानेंगे? ये माना जाएगा कि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है, और यदि मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो दिया है तो उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ये संसदीय शासन का मूल मंत्र है कि मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम सदन का बहुमत का विश्वास प्राप्त है। 51-49 जब तक 51 का समर्थन है मंत्रिमंडल को, तब तक मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध संसद कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकती, क्योंकि 51 तो उसके पास है। 49 लोग लाख सिर पटक लें तो भी 51 का पाल पाका नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए इन 49 लोगों ने 51 में सेंध डालकर उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, तो मान लीजिए 2-3 लोग इधर हो जाते हैं तो इनका पलड़ा भारी हो जाता है। मतलब फिर मंत्रिमंडल जब बहुमत खो देता है तो उसके द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव या विधेयक पास नहीं होगा, और फिर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मानते हुए मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा, मंत्रिमंडल भंग माना जाएगा। फिर है नियुक्ति संबंधी समिति। इंग्लैंड में जितने भी उच्च स्तर पर नियुक्तियां होती है, जितने भी नियुक्तियां हैं, ये सभी इन सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को होता है। राजदूत, न्यायाधीश, विभिन्न प्रकार के अधिकारी, सेनापति या सेनाध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की अंतिम में करता है। सम्राट के पास जाकर परामर्श देता है मंत्रिमंडल, और सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो नियुक्ति के बारे में अंतिम शक्ति है, ये है मंत्रिमंडल की शक्ति। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल नीति निर्धारण की अंतिम संस्था है। सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ज्यादा से ज्यादा वह पुनर्विचार के लिए कर सकता है, लेकिन पिछले 70 वर्षों में एलिजाबेथ द्वितीय ने किसी भी मंत्रिमंडल को किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए नहीं कहा। मतलब ये पुनर्विचार करने का अधिकार भी, अब पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार भी सम्राट ने खो दिया। तो सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। फिर है संसद पर नियंत्रण। बहुमत का समर्थन है मंत्रिमंडल को, तो संसद पर वह नियंत्रण रखता है। संसद में जैसा चाहेगा वैसा ही होगा संसद, क्योंकि बहुमत उसके साथ है। और फिर वित्तीय क्षेत्र में उसकी वो सर्वसर्वा है। विदेश संबंध के क्षेत्र, विदेश नीति के संबंध में, मतलब युद्ध या शांति समझौता करना, युद्ध करना या शांति समझौता करना, संधि करना, विदेशों में राजदूत भेजना, विदेशों के राजदूत को अपने देश बुलाना, तमाम प्रकार की संख्या विदेश नीति क्षेत्र में उसकी अंतिम है। और फिर नियुक्ति और प्रशासन के क्षेत्र में सर्वेसर्वा है। तो सभी क्षेत्रों में मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिमंडल है। इस आधार पर कहा जाता है कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की तानाशाही है, मंत्रिमंडल निरंकुश हो गया है। देखें निरंकुशता का कारण क्या है। सबसे पहले है दलीय प्रणाली की कठोरता। दलीय प्रणाली की कठोरता का मतलब जो जिस दल का है, संसद का सदस्य बना है, वह अपने दल की नीतियों का हमेशा समर्थन करेगा। और यदि कोई दलगत व्यक्ति अपने दल की नीतियों का विरोध करता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ जाता है, या वह दल में किरकिरी का पात्र होता है। तो जिस दल ने उसको टिकट देकर निर्वाचित कराया है, वह अपने दल का विरोध कैसे करेगा। पहले दलगत प्रणाली की कठोरता इतनी अधिक नहीं थी। यह अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका में इतना ज्यादा कठोर नहीं है दलगत व्यवस्था, लेकिन संसदीय देशों में दलगत व्यवस्था बहुत कठोर होती है। मतलब आप प्रत्येक स्थिति में अपने दल की नीतियों का समर्थन करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। दलगत प्रणाली की कठोरता संसदीय शासन में पाई जाती है, परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल की स्थिति मजबूत होगी। दूसरी है सामूहिक उत्तरदायित्व। पहले एक मंत्री, यदि मान लीजिए सामूहिक उत्तरदायित्व तो मंत्रिमंडल के बीच नहीं है,
तो क्या होगा, आप किसी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन अब सामूहिक उत्तरदायित्व है, एक मंत्री की गलती से पूरा मंत्रिमंडल उसको बचाने सामने आ जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी सदस्य मजाक देखते रहते हैं कि चलो ठीक उसकी आलोचना हो रहा है, उसको बदनामी हो रही होने दो, ऐसा नहीं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के तानाशाही बढ़ाने में सहायक है। फिर है द्विदलीय प्रणाली। इंग्लैंड की राजनीतिक दल की व्यवस्था को आदर्श माना जाता है। जो द्विदलीय प्रणाली है, दो दल है, एक अनुदान दल, दूसरा मजदूर दल, बस। और भारत में लगभग 2700 से अधिक राजनीतिक दलों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से सैकड़ों राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका नाम का पता कुछ भी सही नहीं है। और तो और इतने अधिक राजनीतिक दल बनाने का कारण क्या है, या रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? क्योंकि इनके नाम से इनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। देखिए हमारे देश के राजनीतिक दलों की मन स्थिति देखिए, या हमारे राजनीतिक नेताओं की मन स्थिति देखिए कि वे इनकम टैक्स बचाने के लिए राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इंग्लैंड में दो दल है, कंजर्वेटिव पार्टी या अनुदान दल, दूसरा मजदूर दल या लेबर पार्टी। तो द्विदलीय पद्धति में हमेशा ये द्विदलीय पद्धति में भी ऐसा नहीं कि 70 और 30 का अंतर हो, ऐसा नहीं। 19-20 का अंतर होता है, 51 और 49 का अंतर है, 50 और 45 का अंतर होता है, उससे ज्यादा अंतर कभी नहीं होता। बस थोड़ा बहुत, मान लीजिए किसी दल ने आज अभी शासन कर रहा है कोई दल, वह कुछ गड़बड़ नीतियों का पालन करता है, तो अगले चुनाव में जनता उसको परास्त कर देती है और दूसरे दल को बहुमत से जिताती है। तो द्विदलीय पद्धति भी मंत्रिमंडल पद्धति की तानाशाही बनाने में सहायक है। फिर है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधान की चर्चा पिछले व्याख्यान में हो चुकी है। प्रदत्त विधान का मतलब होता है कानून बनाने का काम। प्रदत्त दिया गया, कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन संसद के पास समय की कमी होगी, सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो वह किसी विधेयक पर संक्षिप्त में चर्चा करके पास कर देती है और उस विधायन पर, मतलब उस विधेयक पर, कानून पर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को सौंपती है। तो जब मंत्रिमंडल किसी कानून को लागू करने के लिए जब नियम बनाता है तो उस नियमों को प्रदत्त विधान के अंतर्गत परिगणित किया जाता है, उसको प्रदत्त विधान कहते हैं। फिर है कानून सभा का विघटन। ये जबरदस्त शक्ति है मंत्रिमंडल के पास। प्रधानमंत्री सम्राट से अनुरोध कर सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर दिया जाए। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उस हाउस ऑफ कॉमन्स में कई ऐसे सदस्य भी चुनकर पहुंच जाते हैं जिनकी अगली बार चुनने की संभावना नहीं रहती। जो लोग सोचते हैं बाबा मंत्रिमंडल को समर्थन करो, नहीं तो तुम भंग कर दिया तो फिर अगली बार के चुनाव में जीत ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि धीरे से उसका समर्थन दो। कानून सभा का विघटन करने का अधिकार मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री। फिर है संसद पर नियंत्रण। संसद के बारे में अंतिम निर्णय, अंतिम नियंत्रण करने का अधिकार मंत्रिमंडल को होता है। संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब तक चलेगी, किन विषयों पर संसद कब चर्चा करेगी, किस विषय पर कितने समय तक चर्चा होगी, कौन कौन से और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, इन सभी पर अंतिम निर्णय का अधिकार मंत्रिमंडल को होता है। तो जहां संसद पर संपूर्ण निर्णय करने का अधिकार मंत्रिमंडल को है, तो स्वाभाविक है मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाह की होगी। और आखिरी है न्याय पुनरावलोकन। नहीं, मजे की बात है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन है। मतलब यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विपरीत हो, यदि संसद कोई कानून ऐसा बनाती है जो संविधान के विपरीत हो, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देता है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की संक्षिप्त परिभाषा है।
तो यहां पर संसद के ऊपर न्यायपालिका होगी। इंग्लैंड में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब मंत्रिमंडल ने या संसद ने जो कह दिया बोल दिया तो बोल दिया, वही अंतिम है। उसको अवैध घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहां पर एक मजे की बात देखिए, सबसे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके चारों ओर मंत्रिमंडल होता है, उसके चारों ओर मंत्री परिषद होता है, उसके चारों ओर अगला घेरा हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल का होता है, उसके चारों ओर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसके चारों ओर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, उसके चारों ओर देश की जनता होती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री की इच्छा हुई एक काम करने की, भारत के संदर्भ में समझ में बात आ जाएगा अच्छी तरह से। श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा हुई कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाए। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे उस समय, उनको परामर्श दिया, इमरजेंसी की घोषणा हो गई। कब की घटना है? 1975 जून 26 1975। प्रधानमंत्री ने जब निर्णय लिया, अगले दिन कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने स्वीकृति दिया मतलब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, तो कांग्रेस के सभी सदस्यों ने उसका समर्थन कर दिया, मतलब लोकसभा ने उसको पास कर दिया। राज्यसभा में भी कांग्रेस का बहुमत था, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, मतलब संसद की स्वीकृति मिल गई। संसद की स्वीकृति का मतलब पूरे देश की जनता की स्वीकृति, मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा माने जनता की इच्छा, पूरे देश की इच्छा। यही स्थिति दुनिया के सभी देशों में जहां पर संसदीय व्यवस्था है वहां पर ये स्थिति देखी जा सकती है, पाई जाती है। तो इन कारणों से माना जाता है कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के तानाशाही स्थापित हो गई। लेकिन एक मजे की बात यह है, जैसा कि लावेल कहता है, यह तानाशाही ऐसी तानाशाही है जो हमेशा आलोचना की आग में तपते रहता है, और सोने को जितना आग में तपाया जाएगा सोना उतना निखर करके सामने आता है। लेकिन इतना होने के बावजूद मंत्रिमंडल के तानाशाही पर कुछ सीमाएं हैं। आखिर मंत्रिमंडल के सदस्य मनुष्य होते हैं, आम आदमी होते हैं, तो सीमाएं कैसे नहीं होती? कौन कौन सी सीमाएं हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरदायित्व, ये बहुत जबरदस्त सीमा है कि कोई भी मंत्रिमंडल अनुत्तरदायी नहीं होता, वो एक एक चीज का वो हिसाब देने के लिए बाध्य होता है। संसदीय शासन का मूल आधार क्या है? उत्तरदायित्व तो है कि यदि मान लीजिए 9 बजे किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया, 9 बजे मंत्री ने कोई निर्णय लिया, 11 बजे संसद की बैठक है, 11 बजे संसद की बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है और उस मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ये उत्तरदायित्व है। और जब तक कोई मंत्रिमंडल उत्तरदायी है वो मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अगले चुनाव की भी चिंता करनी है। ऐसा नहीं कि आखिरी टाइम है तो जितना लूटना है लूट, ऐसा नहीं। फिर प्रथाएं तो अंग्रेजों की जान है, वो भी राजनीतिक प्रथाएं। उसके बारे में तो एक एक व्यक्ति उठ खड़ा होगा कि किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाए। तो वो भी प्रथाएं अदृश्य होती है, लिखित नहीं होती, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती है। और मंत्रिमंडल पर सबसे बड़ा नियंत्रण प्रथाओं का होता है। फिर संसदीय नियंत्रण, संसद में अभी भी जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, 9 बजे मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया, 11 बजे संसद की बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है और मंत्री को जवाब देना पड़ता है। जब तक संसद के पास नियंत्रण करने का अधिकार है, मंत्रिमंडल को नियंत्रण करने का अधिकार है, तो ये हो सकता है कि संसद में इतना ज्यादा उस चीज का विरोध हो कि मंत्रिमंडल बदनाम हो जाए, जनता के मन में उसकी छवि दूषित हो जाए,
तो मंत्रिमंडल ऐसा निर्णय क्यों लेगा, क्यों अपना भविष्य खराब करेगा? तो संसदीय नियंत्रण, जहां मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रण करता है, वही संसद को भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। फिर विरोधी दल के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बड़ी मजे की बात कही। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेता को अपनी पत्नी से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, मतलब उसके रग रग से वाकिफ होता है। प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेता के रग रग से वाकिफ होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कभी विरोधी दल का नेता रह चुका होता है। तो विरोधी दल जनमत को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वर्तमान सरकार की नीतियों की कमजोरी को बताती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के गलत नीतियों का प्रचार अपने हित में करके वह अगली बार चुनाव में वर्तमान सरकार को परास्त कर सकता है। तो विरोधी दल कौन कौन से हथकंडे अपनाता है वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए, यह हर देश में है, भारत में जाता है। और आखिरी है जनमत। मंत्रिमंडल इस सोच में जरूर रखता है कि जनमत हमारे खिलाफ न होने पाए। विरोध संसद में आलोचना हो, हम आलोचना का जवाब दे देंगे, लेकिन देश की जनता, देश का जनमत हमारे विरुद्ध न होने पाए। तो ये मंत्रिमंडल पर बड़ी सीमाएं, बंधन है। इन बंधनों के अधीन रहते हुए मंत्रिमंडल तानाशाह के समान काम करता है। और इसलिए लावेल कहता है कि ऐसी तानाशाही है जो हमेशा आलोचना की आग में तपते रहता है। सोने को जितना गर्म करेंगे उसका रूप और निखरेगा। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल की जितनी आलोचना होगी उसका उतना बढ़िया जवाब भी देना मंत्रिमंडल को चाहिए। एक मजे की बात सुन लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो स्वाभाविक है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इमरजेंसी लगी थी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी, एक अंग्रेज लंदन में जोर जोर से चिल्लाने लगा। संसद की कार्रवाई कैसे होती देखिए। लंदन के सड़कों में उतर कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, चर्चिल मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको कुछ अकल नहीं है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन संसद की बैठक थी, उसमें संसद की बैठक चल रही थी, अधिवेशन चल रहा था। तो उस बैठक में विरोधी दल के नेता ने खड़े होकर के ये कहा कि ये क्या देश है हमारा, कि हमारे देश में विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है, कि हम अपने प्रधानमंत्री को मूर्ख नहीं बोल सकते, बेवकूफ नहीं कर सकते, पागल नहीं कर सकते। ये क्या स्वतंत्रता है, हम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो विंस्टन चर्चिल उसमें थे, संसद की बैठक में बैठे थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, खड़े होकर के कहा, नहीं, उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया है कि उसने विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री को मूर्ख या बेवकूफ माना। तो क्यों गिरफ्तार किया गया है? विंस्टन चर्चिल ने कहा कि उसको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उसने एक गोपनीय चीज को, राष्ट्रीय गोपनीय चीज को उजागर कर दिया। राष्ट्रीय गोपनीय चीज, कौन सी गोपनीय चीज है? अरे भाई, अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। जब हिटलर को पता चलेगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है, चर्चिल मूर्ख है, बेवकूफ है, कोई अकल नहीं है, तो उसका नाजायज फायदा उठाएगा कि नहीं? तो भाई इस प्रकार की गोपनीय चीजों को अभी इमरजेंसी में आप अभिव्यक्त करेंगे ताकि दुश्मन को फायदा मिले? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी ऐसा हास्य का वातावरण बना। तो ऐसा ही है, जब तक प्रधानमंत्री तरीके से विरोधी दल की आलोचना का जवाब देता है तब तक उसकी लोकप्रियता कम नहीं हो सकती। और इस संदर्भ में थोड़ा सा अंतिम रूप में मंत्रिमंडल के महत्व के बारे में कुछ विचारकों ने कुछ बातें कही हैं, उसको एक लाइन देख लें। तो जैसे लावेल कहता है कि आलोचना के आगमन करते रहती है, फिर एमरी कहता है उत्तरदायी नेतृत्व का शासन और उत्तरदायी संसद के द्वारा। देखिए, दोनों तरफ उत्तरदायी करें, मंत्रिमंडल में भी संसद में भी उत्तरदायी नेतृत्व का शासन और उत्तरदायी संसद के द्वारा आलोचना।
ये ब्रिटिश संविधान का सार है। दोनों की तरफ उत्तरदायित्व। फिर लावेल कहता है राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब की आधारशिला है, यह भवन का नींव का पत्थर है। मंत्रिमंडल जितना मजबूत होगा, देश की प्रशासनिक व्यवस्था, विधायी व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था उतनी मजबूत होगी, मूल आधार है। फिर है मेरियट, सर जॉन मेरियट। मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन यंत्र घूमते रहता है। धुरी है, केंद्र है, चारों तरफ घूमते रहता है। यह धुरी को मजबूत होना चाहिए। प्रशासन का मुख्य है, मुख्य स्तर केंद्र इसका है। फिर है रेंजियो। रेंजियो ने बहुत अच्छी बात कही, मंत्रिमंडल राजनीतिक जहाज का परिचालक चक्र है। परिचालक चक्र मतलब स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग का काम क्या है? गाड़ी को उचित दिशा देना। उचित दिशा, जैसा ड्राइवर चलाएगा गाड़ी को, जिस दिशा में ले जाएगा, इसी प्रकार से मंत्रिमंडल स्टीयरिंग व्हील के समान होता है। वो मंत्रिमंडल जैसा चाहेगा देश को वैसा चलाएगा। और आखिर है ग्लैडस्टन। ग्लैडस्टन जो कि खुद प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वह कहता है मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। मुख्य केंद्र है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार से मंत्रिमंडल एक पिंड है। यह है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का संपूर्ण विवेचन। आप सभी को धन्यवाद।